जय हिंद एस्पिरेंट्स। तो सीजीएल 2024 एग्ज़ाम्स के लिए हम तैयारी कर रहे हैं अपने इंग्लिश के सब्जेक्ट की। और इस सीरीज़ में हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। इस सीरीज़ का ये तीसरा लेक्चर है। इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे इंग्लिश से रिलेटेड। तो एक बेसिकली ये सेक्शनल टेस्ट भी टाइप का होगा। इसमें पूरा हम इंग्लिश का कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सिनोनिम बताना है हमें। किसका? ग्रिम का सिनोनिम बताना है। सिनोनिम तभी बता पाएंगे जब हमें ग्रिम का मतलब पता होगा। तो ग्रिम का मतलब होता है वेरी सीरियस, अनप्लेजेंट, है ना। कोई चीज़ अच्छी नहीं हो, उदासी के तौर पे इसको रखा जाता है। तो ग्रिम का मतलब उदासी, है ना, बहुत गंभीर। अब ये तो हो गया ग्रिम का मतलब। बाकी के शब्दों का क्या अर्थ है? चीयरफुल, चीयरफुल का मतलब होता है वेरी इंजॉइंग, वेरी हैप्पी। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। फिर पीविश, पीविश क्या होता है? पीविश का अर्थ होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत चिड़चिड़ा हो या झगड़ालू हो, वो भी नहीं होगा, ठीक है। ब्लफ क्या होता है? ब्लफ का मतलब होता है कि किसी को झांसा देना। मतलब आप कमज़ोर हैं लेकिन सामने वाले को दिखा रहे हैं कि आप बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट हैं, आप अभी बिल्कुल भी डरे नहीं हैं। तो सामने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये अभी तो ये लग रहा था कि ये प्रॉब्लम में है, बट ये जिस हिसाब से कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, लगता नहीं है कि इसको कोई दिक्कत होगी। तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। तो उसी को ब्लफ कहते हैं। ब्लफ का ये टर्म जो है वो प्लेइंग कार्ड्स के गेम में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ब्लफ भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा इसका ग्लूमी, क्योंकि ग्लूमी का भी मतलब होता है उदास या उदासी, ठीक है। तो ग्रिम का सिनोनिम ग्लूमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, हमें एरर बताना है। आवर टीचर वुड हैव सर्टेनली हेल्प्ड अस इफ़ वी हैव कंप्लीटेड आवर असाइंड टास्क। PQRS है। वंस अगेन, आवर टीचर वुड हैव सर्टेनली हेल्प्ड अस इफ़ वी हैव कंप्लीटेड आवर असाइंड टास्क। इसमें किस पार्ट में एरर है? देखिए, इसमें 2 क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है। पहली कौन सी क्रिया हो रही है कि पहले तो इसका अर्थ हमें समझना पड़ेगा कि हमारे जो टीचर्स हैं वो हमें बिल्कुल मदद करते हैं, लेकिन कब? अगर हम अपना असाइंड जो टास्क था, अपना काम पूरा करते। यानी कि अगर हम काम पूरा करते, पहली क्रिया हो गई, है ना। पहली क्रिया हो गई कि काम पूरा करते, तो बाद में हमारे टीचर हमें हेल्प करते, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्रिया क्या हो गई? टास्क करना। दूसरी क्रिया क्या हो गई? टीचर की हेल्प करना, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो पहले होता है वो तो पास्ट में हो गया ना, एंड दैट इज़ द मिस्टेक, ठीक है। आवर टीचर वुड हैव हेल्प्ड, सर्टेनली हेल्प्ड अस। इफ़ वी हैव की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा हैड, ओके। क्योंकि जो टास्क करने वाली क्रिया है वो पहले नंबर पे हो रही है, यानी इस वाले के पहले हो रही है, यानी कि इसके पास्ट में हो रही है, और पास्ट के लिए हैड का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो इसमें 2 सेंटेंसेस हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन क्यू, मतलब क्यू में ये मिस्टेक है, ओके। अगला क्वेश्चन, ये भी एरर का क्वेश्चन है। एज इट वॉज अ हॉलीडे शी वॉज फ्री, सो शी डिसाइडेड टू रेस्ट इन द लैप ऑफ नेचर एंड हेडेड डाउन हिल एट द रिवर। किस पार्ट में मिस्टेक है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी पार्ट में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? एकदम सीधा साधा सामने दिख रहा है कि हेडेड डाउन हिल। देखो, हेडेड का मतलब कि उसकी तरफ चला, ठीक है, मतलब वो चली। शी का यूज़ हो रहा है, तो दैट इज़ फीमेल। तो शी हेडेड डाउन हिल, एट यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी चीज़ की तरफ बढ़ना होता है तो किसी चीज़ की तरफ हम बढ़ते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल होता है टूवर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे एट की जगह पे टूवर्ड्स का इस्तेमाल होगा, एंड दैट इज़ वाई ऑप्शन सी में मिस्टेक है, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करना है। सेंटेंस लिखा हुआ है, मी एंड माई ब्रदर इंजॉयज़ प्लेइंग फुटबॉल। देखिए, अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं कि मी एंड माई फैमिली, मी एंड माई ब्रदर, मी एंड माई सिस्टर, मी एंड माई फ्रेंड, जबकि वो टोटली रॉन्ग होता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर चीज़ में यहाँ पे मी का इस्तेमाल होगा ही नहीं, ठीक है। जब यहाँ पे प्रोनाउन का यूज़ किया जा रहा है, तो देखिए, कभी भी जब एक से ज़्यादा प्रोनाउन आते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है 2, 3, 1, ठीक है। 2 का मतलब सेकेंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन, आई का मतलब 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन यानी कि आई, ठीक है। तो अगर तीनों यूज़ हो रहे हैं तो उसमें क्रम क्या होगा? पहले सेकेंड पर्सन आएगा यू, फिर दूसरा पर्सन आएगा, मतलब तीसरा पर्सन आएगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे सेकेंड पर्सन हो गया यू, और तीसरा पर्सन है ही, ठीक है, और फर्स्ट पर्सन आई। तो अगर 3 लोग एक साथ आ रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर सेंटेंस में, तो जो फॉर्मेट होगा वो होगा यू, ही एंड आई,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ब्रदर ये थर्ड पर्सन में आ गया और आई जो है वो आ गया फर्स्ट पर्सन में, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे जो सही क्रम होगा वो ही पहले होगा। ही यानी कि ब्रदर वो थर्ड पर्सन में है, तो माई ब्रदर एंड आई, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, माई ब्रदर एंड आई इन्जॉय प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। तो माई ब्रदर एंड आई प्लूरल होता है एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे इन्जॉयज़ की जगह पे इन्जॉय लगा हुआ है, ठीक है। सिंगुलर में इन्जॉयज़ लगता है, क्योंकि ये दोनों एक साथ आ रहे हैं और प्लूरल हैं, इस वजह से इन्जॉय की जगह पे मतलब इन्जॉयज़ की जगह पे इन्जॉय आएगा, राइट। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एरर फाइंड का क्वेश्चन नहीं है, ये है ऑर्डर का, ठीक है। तो ऑर्डर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक क्या होती है कि पहले सेंटेंसेस को पढ़ जाइए, और अगर सेंटेंस को पढ़ेंगे उसके बाद में ही एक थिंकिंग डेवलप होती है, थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि किसके बाद में कौन सा आएगा। तो सबसे पहले हम सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। द म्यूजियम एग्जिबिट showcased an impressive collection of ancient artifacts. Visitors from around the world came to marvel at the intricate carvings and delicate pottery, each piece telling a story of the people who had created it. The museum's director was proud of the exhibit and the efforts his team had made to curate it. However, one day, a visitor claimed to recognize a piece that had been stolen from his family's home many years ago. The director was shocked and vowed to इन्वेस्टिगेट द मैटर थॉरली। अब इस सेंटेंस को पढ़ के एक थोड़ा सा आइडिया लगा कि सेंटेंसेस तो भाई सही ऑर्डर में लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी कन्फर्मेशन के लिए एक मैं आपको और चीज़ दिखा दे रहा हूँ कि इसमें कह रहा है कि एक फैमिली, एक पर्टिकुलर आदमी आता है, वो कहता है कि ये तो हमारे घर से बहुत पहले ही चोरी की गई थी, ये आप अपने यहाँ लेकर के आए हो। और उसके बाद में क्या होता है, डायरेक्टर बड़ा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है भाई, हम इस पर इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। तो जाहिर सी बात है डी के बाद तो ई आएगा। अब इसमें दो ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि डी के बाद ई हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले ABCD वाला ही देख लेते हैं। द म्यूजियम एग्जिबिट शोकेस्ड एन इम्प्रेसिव कलेक्शन, ये तो होंगे नहीं क्योंकि डी के बाद में ई यहाँ पे नहीं आया है। तो विजिटर्स ए सेंटेंस है, द म्यूजियम एग्जिबिट शोकेस्ड एन इम्प्रेसिव collection of ancient artifacts. Visitors from around the world came to marvel at the intricate carvings and delicate pottery. तो जाहिर सी बात है पहली सिचुएशन में कि म्यूज़ियम के बारे में बताया गया कि वहाँ पे आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं। अब वो वहाँ पे आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं तो उसके बाद की प्रोसेस क्या होगी, लोग देखने आएंगे, तो ए के बाद में ऑब्वियस सी बात है बी आएगा, ठीक है। ए के बाद में बी आएगा, इसमें भी है और इसमें भी है, ये कट गया, इसमें भी है ए बी, ठीक है। अब राइट आंसर कैसे हमें पता लगाना है, मेन बचा इसमें सी, द म्यूजियम्स डायरेक्टर वॉज प्राउड ऑफ द एग्जिबिट एंड द एफर्ट्स हिज टीम हैड मेड टू क्यूरेट इट। तो इस इन पांचों सेंटेंसेस को पढ़ के हमें एकदम कन्फर्म हो जा रहा है कि जो ऑर्डर है वो सही ऑर्डर डी ऑप्शन का है, क्योंकि ए के बाद में बी बैठ रहा है और बी के बाद में एग्जैक्टली सी बैठ रहा है, ठीक है, सही सेंस बना रहा है। एंड दैट इज़ वाई हमने ऑलरेडी देख लिया था कि डी के बाद में ई आएगा, तो ये तीनों ऑप्शंस रॉन्ग होंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओके। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हमें इम्प्रूवमेंट करना है अंडरलाइंड शब्द में। द एथलीट्स हु वॉन मेडल्स इन द ओलंपिक्स वर अवॉर्डेड फ्रॉम द प्रेसिडेंट। देखिए अब इसमें वर अवॉर्डेड फ्रॉम की जगह पे क्या होगा, तो देखिए अवॉर्डेड फ्रॉम नहीं होता है, ठीक है। जब कोई आदमी कोई चीज़ देता है तो वो फ्रॉम का इस्तेमाल नहीं होता है, वहाँ पे इस्तेमाल होता है बाय का, ठीक है। तो अवॉर्डेड बाय द प्रेसिडेंट होगा, अवॉर्डेड विद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अवॉर्डेड विद का मतलब है कि साथ में, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के साथ में अवार्ड नहीं दिया गया, प्रेसिडेंट ने खुद अवार्ड दिया, तो इस वजह से अवॉर्डेड बाय का यूज़ होगा, ठीक है। थ्रो भी नहीं होगा, अवॉर्डेड थ्रू का मतलब होता है, थ्रू वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे कोई किसी प्रोसेस से कोई चीज़ गुजरती है, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे सही नहीं बैठ रहा है, तो राइट सेंस जो यहाँ पे बनाता है वो है ऑप्शन ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग। इडियम का माफ़ कीजिएगा, इडियम का मीनिंग बताना है। कटिंग कॉर्नर्स का क्या अर्थ है? कटिंग कॉर्नर्स का सिंपल सा अर्थ होता है टू डू समथिंग क्विकली और चीपली, ऑफन एट द एक्सपेंसेस ऑफ क्वालिटी और सेफ्टी। बेसिकली शॉर्टकट मारना, ठीक है। क्वालिटी से समझौता करके, सेफ्टी से समझौता करके शॉर्टकट मार दे रहे हैं, उसका मतलब है कटिंग कॉर्नर। कॉर्नर को काट करके हम अपना काम आसान करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि इसका सब्स्टिट्यूट बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। ए बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस। तो आपने सुना होगा ना कि टेलीफोन डायरेक्टरी में उनका नंबर ढूंढो, तो डायरेक्टरी क्या होती है? डायरेक्टरी वही होती है जहाँ पे आदमी का नाम और उसका एड्रेस लिखा होता है,
ठीक है। डिक्शनरी आपको पता ही है क्या होता है, डायरी भी नहीं होगा, ठीक है। डायरी में ज़रूरी थोड़ी ना कि नाम और एड्रेस लिखा हो, बहुत सारी चीज़ें लिखी जा सकती हैं। जर्नल क्या होता है, जर्नल में किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को काम को करने के लिए कुछ एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। मान लीजिए कि मुझे 11 जुलाई को एक पर्टिकुलर काम करना है, तो वो जर्नल में लिखा जाता है ना, कुछ छोटी छोटी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है। बट डायरेक्टरी में नाम और एड्रेसेस होते हैं। अगला क्वेश्चन है हैबिटेट, ठीक है। हैबिटेट का हमें मतलब बताना है। तो हैबिटेट का अर्थ क्या होता है? हैबिटेट का अर्थ होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ का सराउंडिंग। जैसे मान लो कोई जानवर है तो वो किस हैबिटेट में रह रहा है। हैबिटेट का ही मतलब हो गया कि उसके आसपास का वातावरण कैसा है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है। तो अब इसके सेम का कौन सा शब्द होगा? मोशन तो होगा नहीं, मोशन का मतलब होता है गति, तो वो तो हैबिटेट से मिलता जुलता है नहीं। क्लोथ्ड भी नहीं होगा, यानी कि पोशाक पहना हुआ, कपड़े पहना हुआ, वो भी नहीं होगा। बेंट का मतलब होता है मुड़ा हुआ, ये भी नहीं होगा। सही आंसर है, एलिमिनेशन के मेथड से हमने ऑलरेडी 3 हटा ही दिए, तो अल्टीमेट ऑप्शन बचता कौन सा है? नीश। जाहिर सी बात है, हैबिटेट का मतलब नीश होता है। नीश का जो पर्टिकुलर अर्थ होता है, नीश का भी मतलब होता है एक पर्टिकुलर कैटेगरी, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट किसी चीज़ का, है ना। तो वो भी एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड है, तो वो हैबिटेट से मिलता जुलता शब्द है नीश। अगला क्वेश्चन है कि हमें अंडरलाइन जो शब्द लिखा हुआ है इस इडियम का मतलब बताना है। तो एज अ सोशल रिफॉर्मर ही सेट हिज फेस अगेंस्ट नॉट पार्टीज। सेट हिज फेस अगेंस्ट मतलब उस पर्टिकुलर चीज़ से मुंह मोड़ लिया। तो मुंह मोड़ लिया का मतलब क्या? अगर हम किसी चीज़ को पसंद नहीं करते हैं तो अपना मुंह मोड़ लेते हैं, यानी कि उसका विरोध करते हैं, उससे अपोज करते हैं। वेलकम होगा नहीं, अक्लेम्ड होगा नहीं, इग्नोर और अपोज में अब हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सेट हिज फेस अगेंस्ट की बात चल रही है, ठीक है। टर्न फेस की बात नहीं चल रही, यहाँ पे अगेंस्ट की बात चली है। अगेंस्ट का मतलब ही हो गया विरोध में, तो जाहिर सी बात है अपोज्ड का यहाँ पे राइट आंसर होगा, तो एक्सटर्नली अपोज्ड। अगला क्वेश्चन है चूज़ द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये तो बच्चा भी इस क्वेश्चन का जवाब दे देगा कि स्पेलिंग किस चीज़ की सही नहीं है। साफ साफ दिख रहा है इसकी स्पेलिंग सही नहीं है। यहाँ पे राइट स्पेलिंग क्या होगी? WASTED, वेस्टेड सही उत्तर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखो भाई साहब लिखा हुआ है हमें इसका इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है। डायरेक्ट लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट बताना है। तो सेंटेंस को सबसे पहले पढ़ते हैं। ही सेड आर यू गोइंग टू द पार्क टुमारो। अब इसको हम जब पढ़ते हैं कि आर यू गोइंग टू द पार्क टुमारो, तो हमने पढ़ा है कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में, जो डायरेक्ट में अगर टुमारो लिखा हो तो टुमारो की जगह के इनडायरेक्ट में क्या आ जाता है? नेक्स्ट डे आता है। तो सबसे पहला यहीं पे हमें नेक्स्ट डे दिख गया, ठीक है ना। इसमें नेक्स्ट डे है, इसमें तो टुमारो एज इट इज़ लिखा हुआ है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम बदलते हैं तो टुमारो बदल जाता है, टुमारो की जगह पे नेक्स्ट डे आ जाता है। एंड एलिमिनेशन मेथड से हमने इसको राइट आंसर क्लिक कर दिया, ठीक है, सिंपल। अगला क्वेश्चन, अब इसमें हमें बताना है जो ब्रैकेट में शब्द लिखा हुआ है उसका हमें ऑपोजिट बताना, एग्जैक्ट ऑपोजिट। तो सेंटेंस लिखा हुआ है रफिन इज सीकिंग दैट हार्मनी ऑफ ह्यूमर इन ट्रूथ टेलिंग अमिड डिस्पेयर। तो हार्मनी का मतलब क्या होता है? हार्मनी का मतलब होता है कोई चीज़ एक साथ, ठीक है, मिलजुल कर, है ना। कम्युनल हार्मनी का क्या मतलब होता है? सांप्रदायिक जो एक साथ रहना होता है ना, कम्युनल हार्मनी। संप्रदाय में जो सभी एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, सांप्रदायिक सद्भावना, तो वो हार्मनी होता है। हार्मनी का मतलब ये होता है एक साथ मिलजुल कर। अब एक साथ मिलजुल कर का उल्टा क्या होगा, है ना। मिलजुल कर रहने का उल्टा क्या होता है? एक दूसरे से विरुद्ध में रहना। तो कन्फॉर्मिटी होगा? नहीं होगा, क्योंकि कन्फॉर्मिटी का मतलब होता है किसी चीज़ के अनुरूप, किसी चीज़ के अनुकूल, तो ये तो इसके अपोजिट में होगा नहीं, ठीक है। सेक्शनल क्या होता है? सेक्शनल मतलब होता है ना कि किसी पर्टिकुलर पार्ट का, जैसे हम बात करते हैं ना कि फॉर एग्जांपल CGL में 25 क्वेश्चन इंग्लिश का आता है, 25 GS का, 25 मैथ का और 25 रीजनिंग का। तब उसमें एक सेक्शन क्या हो गया? एक सेक्शन हो गया इंग्लिश। और अगर मैं बात करूं कि सेक्शनल मार्क्स हमें कितने लाने हैं, तो सेक्शनल मार्क्स का मतलब क्या हो गया? एक पर्टिकुलर सेक्शन की बात की जा रही है, तो वो तो यहाँ पे हार्मनी से मिलता जुलता कहीं भी नहीं है। डिटर्मिनेशन भी मिलता जुलता नहीं है, ठीक है। किसी काम को कर्तव्य करने की प्रतिबद्धता, वो डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ता, वो तो होगा नहीं। राइट आंसर है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब ही होता है एक दूसरे के विरुद्ध, असहमति होता है डिस्कॉर्ड का मतलब, ठीक है। तो हार्मनी का उल्टा क्या? डिस्कॉर्ड। सहमति का मतलब उल्टा क्या? असहमति। अगला क्वेश्चन है, हमें इसमें सही शब्द लगाना है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो सेंटेंस लिखा हुआ है मिस्टर एंड मिसेस जोशी गो फॉर अ वॉक जस्ट बिफोर डिनर। कैसी वॉक? वाइब्रेंट वॉक, ब्रिस्क वॉक, विवेशियस वॉक या फिर स्लो वॉक। तो देखिए वाइब्रेंट का मतलब क्या होता है?
वाइब्रेंट का मतलब होता है फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, वेरी एक्साइटिंग। तो खाना खाने के बाद में, मतलब खाना खाने के पहले एक्साइटिंग वॉक के लिए तो जाएंगे नहीं, वाइब्रेंट होगा नहीं। विवेशियस क्या होता है? विवेशियस का मतलब था फुल ऑफ एनर्जी, लाइवली एंड हैप्पी, फुल ऑफ हैप्पीनेस। तो खाना खाने के पहले एक सेंस तो बन नहीं रहा ना कि विवेशियस वॉक पे जाएंगे। एंड बेसिकली विवेशियस जो शब्द है वो खास करके महिलाओं के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो विवेशियस एक टाइप की पर्सनालिटी होती है, ठीक है। यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे हमें यूज़ करना है, क्योंकि वॉक है ना, वॉक नाउन है, तो नाउन के पहले जो यूज़ होता है वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे हमें एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना है। अब किसी की पर्टिकुलर महिला के लिए इस्तेमाल होता है विवेशियस, तो ये तो यहाँ पे होगा नहीं। स्लो वॉक भी नहीं होगा। राइट आंसर इज़ ब्रिस्क वॉक, क्योंकि जब कभी किसी एक हेल्दी, एक गुड, एक हैप्पी वॉक की बात की जाती है तो वहाँ पे एक ब्रिस्क का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ब्रिस्क इज़ एडजेक्टिव एंड वॉक इज़ नाउन, तो ब्रिस्क लगेगा वॉक के पहले। तो मिस्टर एंड मिसेस जोशी गो फॉर अ ब्रिस्क वॉक जस्ट बिफोर डिनर। अगला क्वेश्चन है थिंकिंग एंड बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट हैपेंस अराउंड। इसका मतलब क्या है कि थिंकिंग एंड बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट हैपेंस अराउंड, कि आपके आसपास जो भी हो रहा है उसके बारे में सोचना, उसके बारे में अवेयर रहना। इसका क्या अर्थ होगा? इसका सिंपल सा अर्थ होगा कॉन्शियस रहना, है ना। हम बोलते हैं ना कि कॉन्शियस रहो, यानी कि अलर्ट रहो, सतर्क रहो, आपको आसपास की चीज़ें जो भी हो रही हैं पता होनी चाहिए। हम लोग बोलते हैं ना हेल्थ कॉन्शियस, तो हेल्थ कॉन्शियस का मतलब क्या है? आपको अपनी हेल्थ के बारे में पता होना, ठीक है, आपकी अपनी हेल्थ के बारे में अवेयर होना, दैट इज़ कॉन्शियस। कॉन्साइंस क्या होता है? ये तो आपकी अंतरात्मा होती है कॉन्साइंस। कॉन्स्पिकस क्या होता है? समथिंग दैट इज़ वेरी क्लियर, है ना, कॉन्स्पिकस, तो वो भी इसका नहीं होगा। कंसाइज क्या होता है? कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त, ठीक है, संक्षिप्त, तो कंसाइज भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? कॉन्शियस, कॉन्शियस। अगला क्वेश्चन है, हमें सब्स्टिट्यूशन करना है जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं। तो सेंटेंस लिखा हुआ है मिस्टर मोहन राव हैज़ बीन अटैक्ड ऑन हिज कंजर्वेटिव आइडियाज़ अबाउट वेमेन। तो इसमें अगर सेंटेंस को हम पढ़ेंगे तो इसमें लगेगा अटैक्ड ऑन हिज कंजर्वेटिव आइडियाज़, तो आइडियाज़ पे अटैक नहीं हुआ है, ठीक है। बेसिकली अटैक किस पे किया जाता है? किसी पर्टिकुलर आदमी पे किया जाता है। अटैक इन द सेंस नॉट हार्मफुल, अटैक की उनके जो विचार हैं उनके ऊपर लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, क्रिटिसिज्म किया, ये वहाँ पे इस टाइप की अटैक की बात की जा रही है। तो अटैक किस पे किया जाता है? पर्टिकुलर व्यक्ति, पुरुष या महिला पे किया जाता है। तो यहाँ पर उसके विचारों के लिए उसको अटैक किया गया। तो यहाँ पे विचारों के लिए मीन्स फॉर हिज कंजर्वेटिव, के लिए का मतलब ही होता है, के लिए का मतलब होता है फॉर। तो राइट आंसर इज मोहन राव, मिस्टर मोहन राव हैज़ बीन अटैक्ड फॉर हिज कंजर्वेटिव आइडियाज़ अबाउट वेमेन, राइट। अगला क्वेश्चन है, हमें क्या बताना है? डिसमल शब्द है ना, डिसमल, डिसमल शब्द का ऑपोजिट बताना है। तो डिसमल का मतलब क्या होता है? डिसमल का मतलब होता है निराशाजनक, ठीक है। अब इसका उल्टा क्या होगा? आशाजनक, समथिंग वेरी हैप्पी। तो इसका उल्टा क्या होगा? जोवियल, जोवियल नहीं होगा। जोवियल का मतलब होता है वेरी फ्रेंडली, है ना, वेरी वेरी सोशेबल टाइप पर्सन, तो जॉवियल होगा नहीं। ड्रेडफुल, ड्रेडफुल भी नहीं होगा, क्योंकि ड्रेडफुल का मतलब होता है अत्यंत भयानक, डरावना, ठीक है, वेरी सीरियस, वो ड्रेडफुल होता है, सीरियस सिचुएशन, भयानक स्थिति, वो भी नहीं होगा। ग्लूमी का मतलब भी उदासी होता है, मैंने अभी पहले ही क्वेश्चन में बताया, तो ग्लूमी भी नहीं होगा। राइट आंसर इज चीयरफुल, चीयरफुल का मतलब होता है हैप्पीली, वेरी हैप्पी, एक्साइटिंग, खुश, है ना। तो डिसमल का मतलब निराशाजनक का मतलब खुशी, हैप्पीनेस, चीयरफुल। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमें राइट शब्द फिल करना है, वेट गेन और वेट लॉस इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी। अब इसको अगर हम यहाँ पे कोई शब्द डालेंगे तो क्या ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है? एक्सप्लोजिव वेट, या एक्सप्रेसिव वेट, या एक्सटेंसिव वेट, या एक्सेसिव वेट। तो राइट आंसर हमें पढ़ के ही पता चल जा रहा है, ऑप्शन पढ़ के, कि यहाँ पे इस्तेमाल होगा एक्सेसिव वेट, यानी कि एक्सेसिव वेट गेन और एक्सेसिव वेट लॉस दोनों ही आपकी शरीर के लिए अच्छे नहीं हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एक्सप्लोजिव वेट नहीं होता। एक्सप्लोजिव का मतलब क्या होता है ना, जो धमाके के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं बम और क्या बोलते हैं पटाखे वगैरह ना, एक्सप्लोजिव्स, बारूद वगैरह। एक्सप्रेसिव का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ वेरी एक्सप्रेसिव, जो कि अपने चीज़ों को, अपने विचारों के, अपने भावनाओं को एक्सप्रेस कर दे रहा है, समथिंग दैट इज़ वेरी एक्सप्रेसिव। एक्सटेंसिव का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एरिया के फील्ड में इसको यूज़ किया जाता है, एरिया के लिए, कि बहुत बड़ा एरिया है, एक्सटेंसिव एरिया है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस और एक्टिव को पैसिव में बदलना है। एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए मैंने क्या बताया था कि जो नाउन होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है। यहाँ पे एक्टिव में सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स है, द स्टूडेंट्स, तो ये क्या होंगे, ये ऑब्जेक्ट में बदल जाएंगे, ठीक है। और मटीरियल्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं, मतलब ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्टिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा द मटीरियल्स, ठीक है, सबसे पहले। तो यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग द मटीरियल्स डिलीजेंटली, और इसका पैसिव हो जाएगा द मटीरियल्स आर बीइंग, क्योंकि मटीरियल्स है ना, मटीरियल्स प्लूरल है तो इसके लिए आर शब्द का इस्तेमाल होगा। मटीरियल्स इस तो गलत ही होगा, स्टडी ऑफ मटीरियल्स ये भी गलत ही है, मटीरियल स्टडीड ये पास्ट में चला गया, बिल्कुल गलत है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर स्टडिंग, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ हुआ है तो जो पैसिव होगा वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का ही होगा। तो द मटेरियल्स आर बीइंग स्टडीड बाय द स्टूडेंट डिलीजेंटली। डिलीजेंटली का मतलब होता है कठिन परिश्रम से ना, वेरी जो बहुत मेहनत करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि इसमें भी पैरा जम्बल्ड है, ठीक है, हमें सही ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पढ़ जाएंगे सेंटेंसेस को। इजाबेल सॉ अ स्ट्रेंज रैबिट रनिंग थ्रू द बुशेस, फॉलोइंग इट शी फाउंड अ डोर विच शी ओपनड विद द हेल्प ऑफ कीज, आफ्टर दैट शी फेल्ट अ स्ट्रेंज सेंसेशन इन हर बॉडी, शी थॉट एज इफ शी वॉज इन अ ड्रीम। पढ़ के साफ साफ पता चल रहा है भाई साहब कुछ नहीं करना है, राइट आंसर इज ABCD, क्योंकि उसने खरगोश को देखा, उसको फॉलो करते हुए उसके पीछे गई, उसके बाद में क्या हुआ, उसकी बॉडी में स्ट्रेंज सेंसेशन फील हुई और बाद में उसको लगा कि वो सपना देख रही थी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यही होगा ABCD। अब आते हैं हम अपने फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि पैसेज पे। बहुत अच्छा पैसेज है, बहुत ईजी पैसेज है। यहाँ पे हम पहले इसको पढ़ते हैं। अ स्टोन दैट इज़ कॉन्स्टेंटली रोलिंग कैन नॉट गैदर मास, ठीक है, एक स्टोन जो कंटिन्यूसली रोल कर रहा है उसके ऊपर मॉस नहीं आ सकती, ठीक है। वाइल अ स्टोन दैट रिमेन्स लाइंग इन वन, यहाँ पे पहले सेंटेंस में क्या था कि कॉन्स्टेंटली रोल कर रहा है, जबकि कहाँ अगर किसी भी जगह पे वाइल यानी जबकि का इस्तेमाल होता है, यानी कि उल्टा, उसके उल्टा बात होने जा रही है। हम लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारा छोटा भाई ऐसा व्यक्ति है जबकि बड़ा भाई ऐसा व्यक्ति नहीं है, ऐसा यूज़ करते हैं ना अपने सेंटेंसेस में। तो जब वाइल लगता है कि थोड़ा सा अपोजिट सेंस आ जाता है, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली रोल करने की बात आ रही है, ठीक है। तो अगले सेंटेंस में क्या आएगा, उसका उल्टा आएगा। तो वाइल अ स्टोन दैट रिमेन्स लाइंग इन वन प्लेस, एक ही जगह पे जो टिका रहता है, लोकेलिटी होगा नहीं, साइज होगा नहीं, सोसाइटी होगी नहीं, ठीक है। तो अ स्टोन दैट इज कॉन्स्टेंटली रोलिंग कैन नॉट गैदर मॉस, वाइल अ स्टोन दैट रिमेन्स लाइंग इन वन प्लेस विल गैदर इट आफ्टर अ टाइम, ठीक है। जो एक समय पे जो रोल करता रहता है उसको तो मॉस नहीं मिलती, लेकिन जो एक समय पे पर्टिकुलर एक प्लेस पे टिका रहता है कुछ समय के बाद उसको उसके ऊपर मॉस आ जाती है, ठीक है। मॉस मतलब जिसको बोलते हैं ना काई। फिर दूसरा सेंटेंस है इन द सेम वे अ मैन हु इज़ अ रोलिंग स्टोन, इसी तरीके से एक आदमी जो कि एक रोलिंग स्टोन है, हु इज़ कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, हु इज़ कॉन्स्टेंटली मूविंग, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे मूव नहीं होगा, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हिज ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन मूव करना नहीं होता, ऑक्यूपेशन एक्टिव नहीं होता, ऑक्यूपेशन एजाइल नहीं होता, चेंजिंग ऑक्यूपेशन, मतलब कि वो कह रहा है कि उसी तरीके से एक आदमी जो कॉन्स्टेंटली अपने ऑक्यूपेशन को चेंज कर रहा है एंड परस्यूट्स, अपने गोल्स को जो कंटिन्यूसली चेंज ही कर रहा है, और डज नॉट सेटल के बाद में क्या आया, सेटल के बाद में आता है डाउन, सेटल डाउन। तो एक आदमी जो कॉन्स्टेंटली अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर रहा है वो सेटल डाउन नहीं हो रहा है एक पर्टिकुलर काम के लिए, तो वो क्या होगा, अचीव्स लिटिल, उसको बहुत कम ही मिलता है, उसको मॉस नहीं मिलती, ठीक है। तो अचीव्स लिटिल और नो क्या सक्सेस, यहाँ पे मॉस मिलने का मतलब था कि पत्थर को सक्सेस मिल रही थी, वॉज गेनिंग समथिंग। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कॉन्स्टेंटली अपने जॉब चेंज कर रहा है, थोड़ा सेटल डाउन नहीं हो रहा है प्रॉपरली कुछ समय पीरियड के लिए, उसको या तो बहुत कम सक्सेस मिलेगी या तो सक्सेस मिलेगी ही नहीं। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा, सक्सेस। सीनियरिटी नहीं होगी, मेजॉरिटी भी नहीं होगा, प्रायोरिटी भी नहीं होगा, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। एंड
द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़, अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, वन हु इज़ कॉन्स्टेंटली चॉपिंग एंड चेंजिंग विल नेवर बिकम वेल्दी एंड गेट सक्सेस इन लाइफ। तो जो रेगुलर अपनी चीज़ें बदल रहा है, रेगुलर चेंजेस ला रहा है, एक जगह पे प्रॉपरली कुछ समय के लिए सेटल नहीं हो रहा है, उसको सक्सेस नहीं मिलेगी लाइफ में, ठीक है। ही विल मेयरली बी डिसिपेटिंग हिज एनर्जीज एंड विल गेट नो वेयर, कहीं का नहीं होगा। एज द प्रोवर्ब सेज, ही हु हंट्स टू हेयर्स, है ना, जो 2 खरगोशों का एक साथ शिकार करता है उसको लॉस किस चीज़ का होता है, दोनों का होता है, ठीक है। नथिंग नहीं होगा, एवरीथिंग नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। इक्वल का मतलब होता है मात्रा में, जब मात्रा के रूप में यूज़ किया जाए, यहाँ पे गिनती है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो 2 खरगोश का शिकार करता है वो दोनों खो देता है, क्योंकि खरगोश भाई एक इधर भागेगा उधर भागेगा, तो अगर आप एक के पीछे भागेंगे और उसमें पर्टिकुलर अपना टाइम लगाएंगे तभी आप एक चीज़ को अचीव कर सकते हैं। मॉरल स्टोरी भी यही कहती है, ठीक है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पूरे 25 क्वेश्चंस जो आपकी सीजीएल 2024 में आपकी मदद करेंगे। रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भेजें, सपोर्ट करें हमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।